झूठी रसोई। इटावा की रहने वाली रोशनी देवी का एक ही बेटा था, सनी। भगवान की कृपा से रोशनी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पति हरीश का टाइल्स का अच्छा खासा बिजनेस था। परिवार के रहने के लिए रोशनी के पति हरीश ने एक आलीशान मकान बनवा रखा था, जिसमें हरीश, रमा, उनका बेटा सनी, बहू रुचिका और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। रमा का आलीशान मकान देखकर देखने वाले वाह वाह कह उठते थे, लेकिन ये वाह केवल तभी तक होती थी जब तक कोई उनके किचन तक ना पहुंचे। किचन देखने के बाद तो मेहमान ऐसे सर पर पांव रखकर भागते थे जैसे उन्होंने भरी दोपहर कोई भूत प्रेत देख लिया हो। क्या हुआ? नहीं समझे? रमा और रुचिका की रसोई वैसे तो कोई पुराने जमाने की रसोई जैसी नहीं थी। अच्छा खासा मॉड्यूलर किचन था, लेकिन लापरवाह सास बहू के कारण किचन की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे देखकर किसी की भी भूख मर जाए। किचन के प्लेटफॉर्म पर हर समय गंदगी फैली रहती थी। कहीं छिलके पड़े नजर आते तो कहीं पर खुला हुआ खाना। प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई चाय पर चींटियां और मक्खियां पेट भर रही होती तो कहीं चूहे दावत उड़ा रहे होते। कुल मिलाकर रसोई की हालत इतनी खराब थी कि उनकी किचन को देखने के बाद अब मेहमान भी उनके यहाँ आने से कतराने लगे थे। एक दिन, रुचिका कहाँ हो तुम? अरे तुमसे कहा था मटर पनीर बनाकर रख देना, आज मेरे दोस्त डिनर के लिए आने वाले हैं, बन गया कि नहीं? अरे मैं तो टीवी सीरियल देखने बैठ गई थी, बिल्कुल भूल गई कि आज आपके दोस्त डिनर के लिए आने वाले हैं। चलो आप टेंशन ना लो, मैं अभी बना देती हूँ। रुचिका जल्दी जल्दी रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि किचन के प्लेटफॉर्म पर रखे हुए पनीर को 2 चूहे बैठकर बड़े आराम से खा रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? मटर पनीर कैसे बनेगा? क्यों, क्या दिक्कत हो गई अब? अरे वो पनीर ना मैं किचन के प्लेटफॉर्म पर रखकर भूल गई थी और पनीर को तो चूहे ने झूठा कर दिया। अब वो खाने लायक नहीं बचा। ऐसा करती हूँ, कुछ और बना देती हूँ। अरे ये कोई नई बात है क्या? तुम्हारा रोज का ही तो है। खाना बनाने के बाद उसे खुला छोड़ देती हो, कभी भी कोई सामान उठाकर फ्रिज में नहीं रखती हो। आप लोग जब जानते हो कि घर में इतने कीड़े मकोड़े हैं तो थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए ना। और ये कुछ और बना देती हो, उससे क्या मतलब है? मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने टिंडे की सब्जी बनाकर रखेंगी क्या? अच्छा, तो फिर आप जाकर फिर ले आओ ना पनीर, तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हें करना तो कुछ नहीं होता है, बस फट से बोल दो जाओ ले आओ पनीर। मार्केट जाकर लाना तो मुझे पड़ेगा ना। और जानती हो यहाँ से मार्केट वैसे भी इतनी दूर है, आने जाने में मुझे 40 मिनट लग जाएंगे। तुम ना किसी काम की नहीं हो, एक भी काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकती। और इन चूहों का कुछ करती क्यों नहीं हो? हर दूसरे दिन की कहानी है, कुछ ना कुछ नुकसान करके चलते बंदे ये चूहे। अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या इन चूहों को पाल रखा है जो मुझ पर नाराजगी दिखा रहे हो? मुझे भी चूहों से सामान खराब करवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करूं, इतने ढेर है कि हमारा घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। फिलहाल तुम मेहरबानी करके डिनर की तैयारी कर लो, वरना आज लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पता नहीं मैंने भी क्यों घर पर सबको डिनर पर बुला लिया। आगे से तुम्हारे भरोसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं। इससे अच्छा मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी कर लेता। अरे मुझे भी कोई कीड़ा नहीं काट रहा है सबको घर बुलाने का। आपके दोस्तों के लिए 2 घंटे खड़े होकर किचन में खाना भी बनाओ और फिर बातें भी सुनो। सनी के बाजार जाने के बाद सनी के ऑफिस के दोस्तों के साथ उसका बॉस भी आएगा। खाली पनीर की सब्जी बनाकर तो रखेंगे नहीं उनके सामने। ऐसा कर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का हलवा भी बना ले। सनी बता रहा था कि उसके बॉस को हलवा बहुत पसंद है। मम्मी जी, एक तो वैसे ही टाइम कम है, ऊपर से आप काम बढ़ाने वाली बात कर रहे हो। अच्छा ऐसा करो, हलवा आप बना दो, तब तक मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। देख लो महारानी का डंग, एक काम बताओ तो ये उल्टा मुझसे 4 काम करवा लेती है। अच्छा चल ठीक है, मैं ही बना देती हूँ। सास गुस्से में रसोई में जाती है और हलवे के लिए कढ़ाई चढ़ा देती है। जैसे ही वो सूजी का पैकेट खोलती है तो देखती है पैकेट के अंदर तो चींटियां भरी हुई है। अरे इसमें तो चींटियां और इतने बड़े बड़े कीड़े हो गए, अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मम्मी जी, अभी फिलहाल ना आप ड्राई फ्रूट निकालो, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का ही हलवा बना लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, निकालती हूँ। सास ड्राई फ्रूट्स के डब्बे खोलती है तो देखती है उनमें भी कीड़े लगे हुए हैं। अरे इसमें भी कीड़े लगे हैं, समझ में नहीं आता ये किचन है कि कीड़ों का घर है। कहीं काकरोच घूम रहे तो कहीं चींटी। पनीर चूहे खा गए, ड्राई फ्रूट्स को कीड़े खा गए। इंसानों के खाने लायक कुछ बचा है ये रसोई में या नहीं? अब मैं क्या करूं? इस घर को हाई फाई बनाने में आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर रखे। इस किचन की दशा सुधारने में कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकते क्या?
घर में लाखों का फर्नीचर है, 4-4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन रसोई देख लो तो उल्टी आ जाए। अरे किचन को सफाई से रखना तो तेरे हाथ में है ना, क्यों इतनी गंदगी मचा के रखती कि उल्टी आ जाए किसी को? थोड़ा हाथ पैर हिलाया कर। किसी एक की सफाई करने से कुछ नहीं होता माँ जी। घंटों की मेहनत लगाकर रसोई साफ करती हूँ मैं, और इसके बाद 5 मिनट में आप लोग गंद बना के रख देते हो रसोई की। सफाई करने के अलावा भी बहुत सारे काम है मेरे पास। 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब कुछ देखना होता है मुझे। आप लोगों का क्या है, दिन में 4 बार बिस्तर पर बैठे चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है। किसी को काम करना पड़े तब समझ में आए ना। तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है। ये रोज रोज इन कीड़े मकोड़ों के आतंक से मैं तो परेशान हो गई हूँ। सबसे पहले ना तू पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन कर और रसोई का पेस्ट कंट्रोल करवा ले, ताकि चूहे कॉकरोच चींटियों से छुटकारा मिले। सारा सामान खराब करके रख देते हैं। कल चाय पीने के लिए चीनी का ढक्कन खोला तो उसमें चीनी से ज्यादा तो चींटियां दिखाई पड़ रही थी। सास की बात मानकर रुचिका पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन करती है और रसोई का पेस्ट कंट्रोल करा लेती है। 2-3 दिन भी नहीं बीत पाते कि एक बार फिर से रसोई में चूहों का आतंक शुरू हो जाता है। पता नहीं कौन सी प्रजाति के चूहे हैं ये, जो हमारी रसोई से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे पेस्ट कंट्रोल कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पहले छोटे वाले चूहे घूम रहे थे, अभी बड़े वाले आ गए। ऐसा लग रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में सेटल होने का प्लान बना लिया है उन्होंने। रुचिका और उसकी सासू माँ इन कीड़ों के आतंक से बहुत परेशान थी। कई बार पेस्ट कंट्रोल भी करा चुकी थी, लेकिन चूहे और चींटियों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद सास रमा की बहन उर्मी कुछ दिनों के लिए रमा के घर आती है। हे राम दीदी, आपका घर है कि चूहों की खान है? देखो तो मेरी नई की नई साड़ी का क्या हाल कर दिया। पूरा भारत का नक्शा खींच कर गया साड़ी में। अरे बहन क्या बताऊं, तेरी तो पहली साड़ी कट रही है। हमारे घर में तो रोज का काम है। कभी बच्चों की स्कूल ड्रेस कुतर देते हैं, कभी इन बाप बेटों की पैंट शर्ट में छेद कर देते हैं, और हम दोनों सास बहू के पास तो ये समझ ले कि ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं जिसमें छेद ना हो। हम तो छेद वाले कपड़े ही पहन रहे हैं बहन। अरे तो कुछ इंतजाम क्यों नहीं करती इन चूहों का? तुमने क्या दोस्ती कर ली है इनके साथ? अरे मौसी जी, कोई दोस्ती नहीं की है। हम तो जतन कर करके थक गए, लेकिन हमारी रसोई से ये चूहे चींटी कॉकरोच जाते ही नहीं। रमा देख रही थी कि चूहों के आतंक से वाकई घर में सभी परेशान हैं, लेकिन कोई भी समस्या के हल पर ध्यान नहीं दे रहा। 3 दिन बाद, बेटा रुचिका, तुझे पता है तुम्हारे घर से ये कीड़े मकोड़े जाते क्यों नहीं? जब उन्हें पेट भरने के लिए इतना खाना मिल रहा है तो कोई बेवकूफ़ी तो ऐसी जगह छोड़कर जाएगा ना। तुम किचन को इतना गंदा रखते हो कि क्या बताऊं। रसोई के प्लेटफॉर्म पर ही घी तेल के डब्बे बिना ढक्कन लगे पड़े रहते हैं। सब्जियों के छिलके तो लगता है हफ्ते में 1 ही दिन फेंकते होगे तुम लोग। कहीं चाय के बर्तनों में मक्खियाँ बैठ रही है तो कहीं जैम की शीशी में चींटियाँ घुस रही है। उबले आलू, पनीर, चिप्स के पैकेट सब खुला पड़ा रहता है रसोई में। चूहों को इतना खाना मिल रहा है तो क्यों जाएंगे तुम्हारा घर छोड़कर? ये सूखे मेवे दालें सब में घुन लगे हुए हैं, क्योंकि किसी को भी सही तरह से स्टोर नहीं किया तुमने। एयर टाइट बॉक्स में रखोगी तो कभी ख़राब नहीं होंगी, लेकिन तुमने तो ऐसे ही पन्नियों में भरकर रखा हुआ है आधा सामान। मौसी जी, ये बात आप अपनी बहन को समझाओ ना। अरे ये रसोई सदा से ऐसी नहीं थी, बिल्कुल चमका कर रखती थी मैं इसे। लेकिन मम्मी जी की आदत इतनी खराब है, वो ना तो खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है। मेरा आधा दिन रसोई की सफाई में बीत जाता था, लेकिन ये रसोई में जाते ही चारों ओर गंदगी फैला देती थी। मैंने कितनी बार इन्हें कहा कि रसोई को ऐसे गंदा ना किया करें, लेकिन इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। माँ जी रसोई गंदी करती रही और मैं साफ। आखिर मैं अकेली कब तक सफाई करती? बस फिर मैंने भी रसोई की तरफ देखना बंद कर दिया, और धीरे धीरे ना ये मेरी आदत बन गई। आलस और लापरवाही के चक्कर में हमारी रसोई की दुर्गति हो गई। देख रमा, बहू की बात सही है। एक इंसान कितनी सफाई करेगा अकेले? घर को साफ रखने में तो सबको मदद करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साफ करे और तुम गंदगी करती रहो? अभी भी समय है, अपने रसोई की कमान अपने हाथ में थाम लो। तुम इसे साफ रखना शुरू करो। देखो कैसे चींटी चूहे गायब हो जाते हैं, और फिर ना ये बार बार पेस्ट कंट्रोल भी नहीं कराना पड़ेगा। मौसी की बात सुनकर रुचिका और रमा आगे से अपनी रसोई साफ रखने का वादा करती हैं। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश सुप्रिया, बधाई हो बधाई।
पंडित जी ने तुम्हारी और होने वाले दामाद जी परितोष जी की शादी की तारीख बता दी है और वो आज से ठीक 1 महीने बाद की है। ये लो सब, इस थाली में से रसगुल्ले उठाओ और गटक लो। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो, अब फाइनली तुम और पारितोष एक हो जाएंगे। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना सुप्रिया? हाँ गौरी भाभी, अब ये घर काफ़ी सूना सूना सा लगेगा तुम जो नहीं रहोगी। हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए तो रास्ता और भी साफ हो जाएगा ना इस घर को खा जाने के लिए, और बिरला खानदान की सारी जायदाद और सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए। अच्छी तरह जानती हूँ इन गिरगिट भाई भाभियों को मैं। ये कहानी है अंशुमन और माहिर की सगी बहन सुप्रिया की। सुप्रिया की शादी पारितोष नामक एक लड़के से होने वाली होती है और अब 1 महीने के बाद का मुहूर्त पक्का होता है। ऐसे में सुप्रिया के खुराफाती दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसके जाने के बाद उसके दोनों भाई और उनकी बीवियां बिरला खानदान की सारी जायदाद हड़प लेंगे। अब सुप्रिया का ये ख्याल किन किन तमाशे और मुसीबतों को न्योता देता है, चलिए देखते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। माँ और पापा वो दोनों तो है ही सॉफ्ट हार्टेड। गौरी भाभी और वैशाली भाभी दोनों भी मिलकर उन्हें येड़ा बनाकर पेड़ा खा लेंगी। और अंशुमन भाई और माहिर भाई वो दोनों तो बस अपनी बीवी के पालतू कुत्ते हैं। मेरे पास अब भी 1 महीना है अपने हाथ में। मैं उन लोगों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब सुप्रिया ठान लेती है कि वो हर हाल में अपने भाई भाभीयों के हाथ प्रॉपर्टी का 1% भी लगने नहीं देगी और इसलिए उसका मिशन शुरू हो जाता है और वो सबसे पहले जाकर अपनी दोनों भाभीयों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है जिससे उनका झगड़ा हो। सुप्रिया गौरी की महंगी मेकअप किट वैशाली के कमरे में रख देती है। गौरी अपनी मेकअप किट के खो जाने से परेशान हो जाती है और सारे घर को अपने सर पर उठा लेती है और अंत में जाकर सुप्रिया और गौरी को मेकअप किट वैशाली के कमरे में से मिलती है। तब वैशाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेकअप किट को चुराने की? और ये देखो सुप्रिया, इसने तो ये आधी इस्तेमाल भी कर ली है, बेशर्म कहीं की। तुम्हारी अलमारी में जितने जेवरात पड़े हैं ना, उनसे भी ज्यादा महंगी है ये किट। खुद अफोर्ड नहीं कर सकती इसलिए मेरी चुरा ली, चोरनी कहीं की। गौरी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या इतनी भी गई गुजरी हूँ जो तुम्हारा मेकअप चुराऊंगी? मैं नेचुरली ही खूबसूरत हूँ। मुझे तो ये बनावटी और फालतू के मेकअप शेकअप में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं। ये सब तो उनके चोचले हैं जो शक्ल से सड़े हुए बैंगन की तरह लगते हो। क्या कहा तुमने? मुझे बदसूरत कहा? एक बैंगन से मेरी तुलना की और वो भी सड़ा हुआ? अरे मैं बैंगन तो तुम करेला, जामुन, आलू। तभी इस सब का आनंद उठाते हुए सुप्रिया मन ही मन हंसती है। लड़ो और लड़ो, एक दूसरे के बाल भी नोच लो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। सेम टू यू। खुद को बड़ी ऐश्वर्या राय समझती है ना, लेकिन है तो मोहल्ले की विमला काकी। हाँ, अभी से ही बाल सफेद हो रहे हैं और झुर्रियां पड़ रही है तेरी। वैशाली गौरी के बाल नोचती है और ऐसे ही दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बस पूछो मत। अंशुमन और माहिर दोनों भाई एक ही मिठाई की दुकान पर काम करते थे। उनकी खुद की दुकान होती है और वो पूरे मोहल्ले में फेमस होती है, जिसका नाम था बिरला मिष्ठान भंडार। सुप्रिया एक रोज़ वहाँ चुपके से घूंघट ओढ़कर जाती है और सारे गल्ले के पैसे माहिर के पर्स में डाल देती है और फिर बाद में दोनों भाइयों में भी कहासुनी शुरू हो जाती है। जब अंशुमन सारे पैसों को माहिर के पास पाता है तो चोर कहीं के, जरा भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? अरे ये पैसे हम दोनों के ही हैं, हमारे घर के ही हैं, फिर भी तुमने चुराए? मेरा यकीन करो अंशु, मैंने ये पैसे नहीं चुराए, तुम्हारी कसम मेरे भाई। क्यों झूठी कसम खाकर मेरे पतिदेव की लंबी उम्र घटाने के पीछे तुले हुए हो? अगर दुकान के गुल्लक से पैसे आपने नहीं चुराए तो क्या पैसे खुद चलकर बोले, चलो भाई आज तो माहिर भाई की बटवी में जाकर चिल करते हैं? आपको पता है माँ जी, ये इन दोनों मियाँ बीवी माहिर और वैशाली की ना नई आदत हो गई है, चोरी चकारी करने लग गए हैं दोनों। तभी उपासना जोर से चिल्लाती है,
चुप रहो तुम सब। अरे 1 महीने में घर की बेटी ब्याही जाएगी। इतना खुशियों भरा पर्व है और तुम लोग इन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना बना कर राय का पहाड़ खड़ा कर रहे हो। और नहीं तो क्या, अब से हमें घर में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। नरेश जी, आप अपने दोनों बेटों को समझाइए, मैं इन दोनों नास पिटियों को समझाती हूँ। जी हाँ उपासना जी। उपासना और नरेश दोनों बेटों और बहुओं को खूब समझाते हैं, लेकिन सुप्रिया नाम का तूफान अभी तक थमा नहीं था। सुप्रिया अपनी चालें जारी रखती हैं, कभी उपासना को गौरी और वैशाली के खिलाफ भड़काकर, तो कभी भैया और भाभियों में झगड़े लगवाकर। ऐसे ही एक दिन सारी हदें पार हो जाती है जब सुप्रिया जानबूझकर अंशुमन के कमरे की लाइट्स का कनेक्शन ऑफ कर देती है और उसे मारने के लिए गुंडे भेजती हैं और उन्हें कहती हैं, ओ गुंडो, जब तुम लोग उसे पकड़ने जाओगे ना, तब तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें माहिर सेठ ने बोला है अंशुमन को पकड़ने के लिए और मारने के लिए, ठीक है? जैसे ही अंशुमन और गौरी की कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है, गुंडे अंदर घुस जाते हैं और अंशुमन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी अंशुमान उन्हें ही पीट डालता है और सभी घर वालों के सामने पूछता है, बता बता किसने भेजा है तुझे मुझे मारने के लिए, बोल। ये माहिर सेठ ने हाँ साहब, इन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। बोला था कि अगर अंशुमन बिरला को मारोगे तो मोटी रकम दूंगा। क्या कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? ओए निगोड़े, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाने की? मेरे पति ऐसी घटिया घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। हाँ, सब जानते हैं हम। माहिर जी, आप ना अपनी हद में रहिए। हद क्या, इससे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अंशुमन गुस्से में आग बबूला होकर माहिर का कॉलर पकड़ता है और उसे मारने जाता है। पूरे घर में बहुत बड़ा तमाशा होने लगता है। उस बीच सुप्रिया धीमी आवाज में उन गुंडों से कहती है, तुम लोग पतली गली पकड़ के निकल लो अब। मैडम, मस्त तमाशा चल रहा है, देखने दो ना। चप्पल से मार खाने का बहुत मन है क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। दोनों भाई एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं कि तभी उपासना जोर से चिल्लाती है, बस छोड़ो एक दूसरे को। पागल हो गए हो क्या? इंसान हो या हैवान? बस बहुत हुआ। पानी सर के ऊपर जा रहा है। अगर तुम लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। इस घर का बंटवारा होगा, अलग अलग चूल्हे जलेंगे। दुकान भी अब मैं तुम दोनों के नाम नहीं बल्कि सुप्रिया के नाम कर दूंगी। दुकान ही क्या, घर भी। भले ही अगले महीने ये यहाँ से अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ की मालकिन रहेगी। गुस्से में आकर उपासना सारी जायदाद सुप्रिया के नाम कर देती है और एक भी हिस्सा बेटों और बहुओं को नहीं देती। वाह, अगर आपका यही फैसला है तो यही सही। घर का 2-3 हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। एक में माहिर और वैशाली रहते हैं, दूसरे में नरेश, उपासना और सुप्रिया रहते हैं और तीसरे में अंशुमान और गौरी। अब कोई किसी से बात नहीं करता, अब बस सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। फिर एक दिन जब रात में गौरी दुकान के रास्ते से गुजरते हुए कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने जा रही होती है, तभी वो दुकान का शटर खुला देखती है और खुद से कहती है, अरे इतनी रात गई, ये दुकान का शटर अभी तक खुला है। दोनों भाइयों ने तो अलग अलग कारोबार चलाना शुरू कर दिया है, फिर अब इस दुकान में कौन है? गौरी दुकान के करीब जाती है और छुपकर देखती है कि सुप्रिया हंसते हुए अपनी सहेली से कुछ पेपर्स पर साइन करा रही है। क्या फंसाया है तुमने अपने घर वालों को सुप्रिया? झगड़े लगाना और घर बर्बाद करके प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना तो कोई तुमसे सीखे। सीरियसली। बहुत मेहनत लगी है ये सब करने में, भाइयों में, भाभियों में, माँ और भाभियों में भाभियों में झगड़े लगाने के लिए, लेकिन फाइनली मेहनत का फल एकदम बढ़िया मिला है। चलो जल्दी से पेपर पर साइन करो। हाँ हाँ कर रहे हैं। बाय द वे, तुमने मुझे ना दुगने दाम में बेची है ये दुकान, लेकिन कोई ना, मेरा ब्यूटी पार्लर जब इस दुकान की जगह बनेगा ना, तभी बहुत कस्टमर्स आएंगे। ले, इसी बात पर देसी घी से बने मोतीचूर के लड्डू खा ले। इसका मतलब ये सारा षड्यंत्र, ये सारी चाल इस सुप्रिया की थी।
गौरी रोते रोते फौरन घर जाती है और सबको पूरी बात बताती है और सभी दुकान पर पहुंचकर सुप्रिया को रंगे हाथ पकड़ते हैं और उसकी सहेली को धमकाकर उससे सारा सच उगलवाते हैं। तभी उपासना गुस्से में आकर कहती है, सुप्रिया, तूने इतना बड़ा धोखा दिया, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। मैं और क्या करती माँ, मुझे लगा कि मेरी शादी होने के बाद मेरा इस घर में कुछ नहीं रहेगा और आप सब मुझे हर तरफ से बेदखल कर दोगे। उसी डर की वजह से मैंने ये सब किया। सॉरी अंशुमन भाई, माहिर भाई, गौरी भाभी और वैशाली भाभी, आई एम सॉरी माँ। ये तूने बहुत गलत किया सुप्रिया। मैं माहिर पर जान छिड़कता था, लेकिन तूने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। और नहीं तो क्या सुप्रिया, तूने ये बहुत गलत किया। ये बात अगर पारितोष और तेरे होने वाले ससुराल वालों को पता चलेगी ना, तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, ये तू जानती भी नहीं। वैशाली और मेरे बीच भी मिठास को कड़वाहट में घोल दिया। एक सगी बहन होते हुए भी अपने भाइयों की खुशियों को आग लगा दी तूने सुप्रिया। पूरा घर बर्बाद कर दिया। अरे पूरा घर मांग लेती ना तो तुम्हारे दोनों भाई बिना कुछ कहे तुम्हें खुशी खुशी दे देते। तुम्हारे नाम पर तो इन दोनों भाइयों ने पहले से ही एक प्रॉपर्टी और खरीद रखी है, जो ये तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन सरप्राइज देने वाले थे। तुम्हारे लिए लाखों के गहने और डिज़ाइनर कपड़े मंगवाए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया। इनके मन में कोई कपट नहीं, फिर तुम्हारे मन में क्यों सुप्रिया? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। सगे बहन होने के नाते मुझ पर लानत है। सभी सुप्रिया को माफ़ कर देते हैं और सीने से लगाते हैं। सुप्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद सभी धूमधाम से उसकी शादी मनाते हैं और उसे विदा करते हैं।